हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो बच्चों, आज के सेशन में हम सारे वो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से नीट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम टुगेदर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बच्चों, डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 को। तो क्वेश्चन सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल ग्रुप्स आर यूरेकोटेलिक। तो बच्चों, दिए हुए इन एनिमल पेयर्स में से आपको फाइंड करना है कि कौन सा वो एनिमल ग्रुप का पेयर है जो कि यूरेकोटेलिक है। यूरेकोटेलिक बोले तो जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फिशेस एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ऑप्शन बी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ऑप्शन सी लैंड स्नेल्स एंड मैराइन फिशेस, या ऑप्शन डी एक्वाटिक इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो बच्चों, आई नो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर पता है। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, राइट। तो रेप्टाइल्स में आने वाले जो लीजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, इनफैक्ट जो बर्ड्स हैं, दे आर ऑल गोइंग टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड। और आप जानते हो यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजनस वेज की क्या खासियत है कि ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक है और साथ ही साथ ये सबसे लीस्ट वाटर सॉल्युबल भी है। इसका मतलब इसके एलिमिनेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा वाटर के रिमूवल की जरूरत नहीं है, राइट। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा ओवर हियर वुड बी ऑप्शन बी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इनफैक्ट जो लैंड स्नेल्स होते हैं ना, वो भी यूरेकोटेलिक होते हैं, वाइल जितने भी अदर एनिमल्स हैं दे आर गोइंग टू नॉट शो यूरेकोटेलिज्म, राइट। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। द क्वेश्चन सेज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सीन इन एम्फिऑक्सिस इज। तो एम्फिऑक्सिस, जैसे हम साइंटिफिक नेम जिसका की क्या होगा, ब्रैंकियोस्टोमा। याद है आप सभी को? इसको हम कॉमनली लैंसलेट्स भी बुलाते हैं, राइट। तो बच्चों, जो ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ सेफेलोकॉर्डेट। और आई होप अगर आप एनिमल किंगडम वाले कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर पा रहे हो तो सेफेलोकॉर्डेट्स आपको याद होंगे, दे वर द ट्रू कॉर्डेट्स, बिकॉज इनके केस में जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट देयर लाइफ इनके हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंड करती है, राइट। तो इसका मतलब दे आर गोइंग टू पोजेस द नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, हेंस दे आर द ट्रू कॉर्डेट्स। तो इन ट्रू कॉर्डेट्स के केस में, यानी कि एम्फिऑक्सिस के केस में, आपको कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस आर प्रोटोनेफ्रीडिया, ऑप्शन बी नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स, या ऑप्शन डी एंटीनल ग्लैंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? यस, द करेक्ट आंसर वुड बी प्रोटोनेफ्रीडिया, isn't it? तो प्रोटोनेफ्रीडिया is going to be the excretory structure seen in the amphioxus. I hope that is clear. तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पर। The question says choose the incorrect statement related to the kidneys. तो किडनी से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बच्चों फाइंड करना है यहाँ पर। तो आइए एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो चलिए, पहला जो स्टेटमेंट है इन ऑप्शन ए, इट सेज kidneys are situated between the last thoracic vertebra and the third lumbar vertebra. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, जहां पर आपकी किडनी की लोकेशन को बताया जा रहा है? तो देखो बच्चों, आपको याद है किडनी आपके जो डॉर्सल साइड है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, उसकी इनर वॉल पे लाई करती है, और वो भी किस लेवल पे? तो यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था वो आपके लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा विच इज द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में लाया करती है। तो इसका मतलब यहां पर जो स्टेटमेंट दे रखी है वो करेक्टली आपको लोकेशन बता रही है ऑफ द किडनीज। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो परफेक्टली करेक्ट है, इसीलिए इस स्टेटमेंट को या फिर इस ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो भाई ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए eliminated. Then we move on to option B. It says kidneys have notch on its inner convex surface through which blood vessels, nerves and the ureter enters into it. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? गौर से पढ़िए इस स्टेटमेंट को। बोला जा रहा है किडनी के इनर कॉन्वेक्स सरफेस पे आपको एक नॉच देखने को मिलेगा जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स वगैरह एंटर करती हैं, यूरेटर भी एंटर करता है इनटू द किडनी। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आई होप यू वर एबल टू स्पॉट दिस वर्ड कॉन्वेक्स, जो कि बोला जा रहा है टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द किडनीज। देखिए, किडनी का अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है,
राइट। तो देखिए किडनी का जो इनर सर्फेस है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव? ऑब्वियसली ये कॉनकेव साइड है, इजंट इट? और जो आउटर सरफेस है वो यहां पर क्या है? कॉन्वेक्स है। तो यहां पर जो टर्म दिया जा रहा है, ऑब्वियसली यहां पर बात हो रही है आपके हाइलम की। जो नॉच देखा जाता है ना, वो देखा जाता है ऑन द इनर कॉनकेव साइड, जिसके थ्रू आपका यूरेटर, आपके ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई एंटर करती है इनटू द किडनी। तो इसका मतलब यहां पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज यहां पर वर्ड कॉन्वेक्स नहीं आना चाहिए था, यहां पर वर्ड आना चाहिए था कॉनकेव। एंड सी, यहां इतनी छोटे से वर्ड के चक्कर में आपका पूरा का पूरा आंसर जो है वो यहाँ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर जिस नॉच की बात की जा रही है विच इज कॉल्ड हाइलम, वो प्रेजेंट होता है ऑन दी इनर कॉनकेव सरफेस, ठीक है। एंड यहीं से ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द किडनी। सो यही वो स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू फाइंड। तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। वाइल अगर हम ऑप्शन सी एंड डी को भी रीड कर लें तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है द डायमेंशंस ऑफ द किडनीज आर 10 to 12 centimeters in the length and 5 to 7 centimeters in the width. परफेक्टली करेक्ट। आपको पता है जो किडनी के डायमेंशन है वो लेंथ में 10 to 12 है और यहाँ पर जो विथ है उसमें 5 to 7 सेंटीमीटर्स है। परफेक्टली करेक्ट। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो जाती है। एंड लास्टली बोला जा रहा है ऑप्शन डी में द मेड्युलरी रीजन ऑफ द किडनी इज डिवाइडेड इनटू कोनिकल मासेस। परफेक्टली करेक्ट। जो मेड्युलर रीजन है किडनी का वो कोनिकल मासेस, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं? द मेड्युलरी पिरामिड्स और द रीनल पिरामिड्स, राइट। तो उसमें डिवाइडेड होता ही है। सो मेड्युलरी पिरामिड्स में ये डिवाइडेड होता ही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और अगर ये करेक्ट है इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाती। तो करेक्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन इज आवर प्रॉब्लम नंबर 4 दैट सेज regions of the renal cortex which extends between the medullary pyramids is called। तो medullary pyramids के बीच में extend करने वाला renal cortex के regions को हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए renal calycis, ऑप्शन बी renal columns of Botany, ऑप्शन सी renal columns of Bellini या ऑप्शन डी the ducts of Bellini। तो बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Yes, the correct answer would be option B, that is renal columns of Botany। याद है ना, मैंने आपको बताया था जो किडनी है उसको अगर हम देखें तो हम दो जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो रीजन्स में। तो देखिए यहां पर अगर मैं एक एलएस ड्रॉ करूं आपकी किडनी का, सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट हियर। देखिए आपको पता है ये जो आउटर रीजन होगा ऑफ द किडनी, लेट्स सपोज इसको हम लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट ऑल्सो। ये सपोज है आपके द मेड्युलरी पिरामिड्स, ठीक है। ऐसे स्ट्राइटेड नजर आते हैं ना, ओके। ये रीनल आपके पिरामिड्स हैं और बाहर का जो रीजन होगा, दिस रीजन जो कि आपको ऐसे डॉटेड नजर आता है, दिस इज कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये आपका आउटर जोन ऑफ द किडनी है, तो ये आपका रीनल कॉर्टेक्स या सिंपली जिसे हम कॉर्टेक्स बुलाते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपको रीजन नजर आ रहे हैं दिस इज कॉल्ड द मेड्युलरी पिरामिड्स, या जिन्हें हम रीनल पिरामिड्स भी बुलाते हैं। तो ये मेड्युलर रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए रीनल कॉर्टेक्स के कुछ रीजन आपको इन मेड्युलरी पिरामिड्स के बीच में भी एक्सटेंड करते हुए नजर आएंगे। तो देखो यहां पर कुछ रीजन कॉर्टेक्स का इन दो आपके मेड्युलरी पिरामिड्स के बीच में भी एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये जो रीजन्स कहलाते हैं, दीज रीजन्स आर कॉल्ड द रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी, ठीक है। तो याद रखिएगा रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी आपके जो रीनल कॉर्टेक्स है उन्हीं के रीजन्स हैं जो कि आपके मेड्युलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड कर रहे हैं। फाइन, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर प्रॉब्लम नंबर 5। द क्वेश्चन सेज द पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल which does not lie in the renal cortex। तो रीनल कॉर्टेक्स में इनमें से कौन सा रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट जो है वो लाई नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मैल्फिजन बॉडी, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज पीसीटी, ऑप्शन सी हेनलेज लूप या फिर ऑप्शन डी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हम डीसीटी बुलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों याद कीजिए मैंने आपको बताया था ये नेफ्रॉन के सभी पार्ट्स हैं, है ना, सेगमेंट्स हैं। तो ये कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं, वी हैव टू रिकॉल देम। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको एक नेफ्रॉन का सिंपल स्ट्रक्चर बना दूं तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये कप शेप्ड
स्ट्रक्चर जो कि डबल वॉल्ड है, और यहीं पर आपको इसके अंदर एक कैपिलरी नेटवर्क देखने को मिल रहा है जो कि आपकी आर्टीरियोल के डिवीजन से देखने को मिलता है, दैट इज एफरेंट आर्टीरियोल के डिवीजन से। तो दिस इज योर ग्लोमेरुलस, ये आपका ग्लोमेरुलस है, और ये आपका बोमन्स कैप्सूल है, और ये दोनों स्ट्रक्चर टुगेदर मिलकर क्या बनाते हैं, दी मैल्फिजियन बॉडी, या फिर जिसे हम रीनल कॉर्पिसल भी बुलाते हैं। सो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया। देन ये जो बोमन्स कैप्सूल है ये फर्दर लीड करता है इनटू अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ओके, दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बुलाते हैं, दिस इज द पीसीटी और द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, देन ये पीसीटी फर्दर लीड करता है इनटू अ हेयर पिन यू शेप्ड स्ट्रक्चर और ट्यूब्यूल, राइट, जो कि फर्दर अगेन कॉइल्ड स्ट्रक्चर में यहां पर एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसे हम डीसीडी बुलाते हैं। ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, दिस इज योर हेनलेस लूप, राइट। तो ये आपका हेनलेस लूप है, एंड दिस इज द डीसीटी, ये आपका डीसीटी है बच्चों। ठीक है, एंड ये फर्दर ओपन होती हैं इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जितना भी ऊपर वाला पोर्शन है, यू नो, अबव द हेनलेस लूप, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे, ठीक है, सो ये जितना भी ऊपर वाला रीजन है, दिस इज गोइंग टू लाई इन द कॉर्टेक्स। तो ये सभी का सभी आपके कॉर्टेक्स में लाई करेगा। ठीक है, वाइल ये वाला जो रीजन है दैट इज योर हेनलेस लूप, ये लाई करता है इन द मेड्यूला। ओके, तो ये आपके मेड्यूलरी रीजन में लाई करेगा। तो कौन सा है वो हिस्सा जो कि रीनल कॉर्टेक्स में लाई नहीं कर रहा है, ओनली योर हेनलेस लूप। बाकी आपका जो यहां पर मैल्फिजियन बॉडी है, जिसको कि मैं यहां पर एम भी लिख देता हूं। ठीक है, तो मैल्फिजियन बॉडी, आपका पीसीटी और आपका डीसीटी सभी लाई कर रहे हैं इन द कॉर्टेक्स, वाइल जो हेनलेस लूप है वो मेड्यूला में लाई करता है, नॉट इन द कॉर्टेक्स। हेंस द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 पर। The question says which among the following statements regarding the juxtamedullary nephrons is incorrect? तो बच्चों juxtamedullary nephron से related incorrect statement को find करना है from these options। आइए एक एक करके सारे options को read करते हैं। पहला जो आपका option है that is option A, it says juxtamedullary nephrons are comparatively lesser in number। तो बच्चों मैंने आपको types of nephrons पढ़ाए थे, यू रिमेंबर, दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते थे। वन वॉज दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि मेजरली आपके कॉर्टेक्स में लाया करते थे, और जो दूसरे टाइप के नेफ्रॉन्स थे दोज वर योर जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं वो मेजरली आपके कॉर्टेक्स रीजन को बना रहे हैं। दैट मीन्स आपको जो ज्यादा नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगे इनसाइड अ किडनी वुड बी योर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इसका मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स अगर ज्यादा हैं तो जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन्स वुड बी कंपैरेटिवली लेसर इन नंबर। अगर वो लेसर इन नंबर है दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट करेक्ट इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, मतलब ऑप्शन एलिमिनेटेड। देन वी मूव ऑन टू ऑप्शन बी दैट सेज the Henle's loop of the juxtamedullary nephrons extend deep into the medullary region. Perfectly correct statement. Again, you know very well, juxtamedullary nephron नाम बता रहा है कि ये बिगिन ही करते हैं एट द जंक्शन ऑफ दी कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो अगर ये बिगिन कर रहे हैं आपके मेड्यूला के ही जंक्शन पे, इसका मतलब इनका जो हेनलेस लूप है वो डीप डाउन एक्सटेंड करेगा इनटू द मेड्यूलरी रीजन। परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट हो गई ना ये। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट करेक्ट इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है। देन वी मूव ऑन टू ऑप्शन सी दैट सेज वासा रेक्टा is prominently seen in the juxtamedullary nephrons। तो juxtamedullary nephron से आपको prominently associated नजर आएगी द वासा रेक्टा। आई होप यू ऑल रिमेंबर वासा रेक्टा क्या था। वासा रेक्टा आपके पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की वन ऑफ द ब्रांचेस है जो कि रन करती है पैरेलल टू द हेनलेस लूप, राइट। तो ये हेनलेस लूप के साथ साथ ऐसे पैरेलली रन करती है, ये भी यू शेप्ड ही होती है, इजंट इट। तो बोला जा रहा है कि juxtamedullary nephrons में आपको वासा रेक्टा प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, एंड परफेक्टली करेक्ट ये वाली स्टेटमेंट भी है बच्चों। यू रिमेंबर, आपको मैंने बताया था जो juxtamedullary nephrons हैं वो मोस्टली तब ज़्यादा फंक्शनल होते हैं जब बॉडी में वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो। तो अगर वाटर की स्ट्रेस कंडीशन है इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है बैक
इनटू द किडनीज, ताकि वो ज़्यादा वाटर जो है वो एलिमिनेट ना हो सके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन करवाने में ऑब्वियसली यहाँ पर जो रोल होता है वो दो स्ट्रक्चर्स का होता था, वन इज योर लूप ऑफ हेनले एंड द अदर वाज द वासा रेक्टा। ओके, तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी वाटर के कॉन्जर्वेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी दे आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दी ऑब्वियसली यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब वासा रेक्टा आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगे इन दी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, वाइल ये आपको बहुत ही या तो हाईली रिड्यूस या फिर ऑल टुगेदर एब्सेंट ही देखने को मिलते हैं इन दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो कि अदर टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स होते थे। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, इसका मतलब इसको भी कर दो एलिमिनेट। वी आर फाइनली लेफ्ट विद ऑप्शन डी बच्चों, जो कि ऑब्वियसली अब करेक्ट ही होना है। तो देखिए यहां पर देखते हैं ऑप्शन डी क्या कह रहा है। बोला जा रहा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो बोला जा रहा है जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। तो क्या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स किसी रीजन का नाम है? नो ना, ये तो ऑल टुगेदर एक टाइप ऑफ नेफ्रॉन ही है बच्चों। बेसिकली जिस रीजन की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स नहीं बल्कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बुलाते हैं, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं उसकी जगह पर यहाँ पर आना चाहिए था जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसे हम शॉर्टली JGA बुलाते हैं। So this juxtaglomerular apparatus is going to help in osmo regulation, और यही वो स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन है जो कि फॉर्म होता है एट द कॉन्टैक्ट ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल एंड द DCT। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना इन दो स्ट्रक्चर्स का, एफरेंट आर्टीरियोल का और DCT, वहां पर कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं एंड दे फॉर्म दिस जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जो कि अगर ब्लड फ्लो लेस है या फिर ब्लड वॉल्यूम या प्रेशर लो हो तो उसको वापस से एलिवेट करने में अपना रोल प्ले करते हैं और इन द सेंस वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वो स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी अवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी वुड बी अवर करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पर। द प्रॉब्लम सेज द कैपिलरी नेटवर्क formed by the branching of the efferent arteriole is called। तो efferent arteriole की ब्रांचिंग से बनने वाले कैपिलरी नेटवर्क को हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ऑप्शन बी पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, ऑप्शन सी पेरीफेरल कैपिलरीज, या फिर ऑप्शन डी पेरीनेफ्रिक कैपिलरीज। तो बच्चों दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। आप सभी को इसका आंसर पता है। यहाँ बात हो रही है इफरेंट आर्टीरियोल की। आई होप यू ऑल रिमेंबर इफरेंट आर्टीरियोल वो आर्टीरियोल या ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को अवे लेकर जाती है फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस। तो आपको पता है ना, अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दूँ एक नेफ्रॉन का जो मैल्फिजन बॉडी वाला रीजन है, तो देखो यहां पर यू विल सी दिस इज लेट्स से द बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, एंड ये एक्सटेंड कर रहा है इनटू द PCT, ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं करते हैं। लेट अस ट्राई टू सी सिंपली, यहां पर जो ब्लड लेकर आ रही है इनटू द बोमन्स कैप्सूल बाय आप देख सकते हो ये वाली जो ब्लड वेसल है दिस इज गोइंग टू बी एफरेंट आर्टीरियोल, ओके। और ये एफरेंट आर्टीरियोल की ब्रांचिंग से आपको इस बोमन्स कैप्सूल की कैविटी में फॉर्म होती हुई नजर आती है एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ओके। सो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यहां देखने को मिल रही है इस तरीके से, दिस इज गोइंग टू बी द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और द ग्लोमेरुलस। तो देखो एफरेंट आर्टीरियोल की ब्रांचिंग की अगर बात की जा रही होती तो हम यहां पर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का नाम लेते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या फिर ग्लोमेरुलस। बट बोला जा रहा है उस ब्लड वेसल की ब्रांचिंग जो कि अवे लेकर जा रही है ब्लड को फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, दैट इज इफरेंट आर्टीरियोल। तो ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ना, ये जब जाती है आगे तब ये फर्दर ब्रांच करती है इनटू अगेन अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आपको यहां पर ब्रांचिंग देखने को मिलेगी फ्रॉम दी इफरेंट आर्टीरियोल। तो ये आपकी क्या है? इफरेंट आर्टीरियोल। और इफरेंट आर्टीरियोल जब डिवाइड करती है तो वो आपके पूरे रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड एक नेटवर्क बनाती है ऑफ द कैपिलरीज विच इज कॉल्ड
पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? विच वन? ऑब्वियसली ऑप्शन बी इन दिस केस, दैट इज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, जो कि बनती है आफ्टर द ब्रांचिंग ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल। करेक्ट है ना? तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। द क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एड इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इनमें से दिए हुए कौन से वो फैक्टर्स या कंडीशंस हैं जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है, उसमें हेल्प नहीं करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए, द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस इज फेनेस्ट्रेटेड। तो क्या जो एंडोथीलियम है ग्लोमेरुलस की, वो फेनेस्ट्रेटेड होने की वजह से हेल्प करती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में? यस, परफेक्टली करेक्ट ना। आपको याद होगा जब भी मैंने आपको बताया था कि ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं दे आर मोर परमिएबल देन दी अदर बॉडी कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कुछ पोर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रा बुलाते हैं, और इन्हीं पोर्स के अक्रॉस जो सब्सटेंस है फ्रॉम द ब्लड वुड बी इजीली लीक्ड आउट, है ना? तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक ग्लोमेरुलर एंडोथीलियम को दिखाने की कोशिश करूं तो उसमें आप देखोगे ना, ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं जो कि वॉल फॉर्म कर रहे हैं आपकी कैपिलरीज का, उनके बीच में ना आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं। तो देखो यहां पर दो सेल्स के बीच में ये स्पेस नजर आ रही हैं, एंड दीज स्पेसेस आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड फेनेस्ट्रा। तो ये जो फेनेस्ट्रा है ना बच्चों, ये फेनेस्ट्रा अलाउ करते हैं द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, ओके। तो जो सब्सटेंस हैं वो इजीली जब लीक आउट कर जाएंगे, इसका मतलब वो फिल्टर हो ही रहे हैं ना इन्हीं पोर्स के थ्रू। इसका मतलब जो ग्लोमेरुलस के एंडोथीलियम की फेनेस्ट्रेशन है, इट इज गोइंग टू हेल्प इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। और अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब ये एक फैक्टर है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है। तो इसके लिए हमको इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर फैक्टर जो कि हेल्प नहीं करता है इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ओके। देन वी फाइंड ऑप्शन बी। भाई ये क्या कह रहा है? सो ऑप्शन बी कह रहा है एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमन्स कैप्सूल आर अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर लीविंग फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो देखो बच्चों, बोला जा रहा है जो आपके बोमन्स कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स हैं, उन्हें हम क्या बुलाते थे? जल्दी बताइए, जल्दी से। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमन्स कैप्सूल वर कॉल्ड द पोडोसाइट्स, राइट? तो ये जो पोडोसाइट्स हैं बच्चों, आप देखोगे ये कुछ फुट लाइक प्रोसेसेस रिलीज करते थे। देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज एक पोडोसाइट में ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है? और इस पोडोसाइट से आप देखोगे कुछ ऐसे फुट लाइक प्रोसेसेस अराइज करती हुई नजर आती हैं, ओके। ये जो फुट लाइक प्रोसेसेस निकल रही हैं, दे आर कॉल्ड द पेडिसल्स। सिमिलरली मान लीजिए अगर ये एक दूसरा मैंने ड्रॉ कर दिया पोडोसाइट, ठीक है? तो यहां पर भी आप देखोगे इससे भी इस तरीके की फुट लाइक प्रोसेसेस निकल रही हैं, जो कि देखोगे इनकी जो प्रोसेसेस होंगी ना, दे आर गोइंग टू फॉर्म एन इंट्रिकेट एसोसिएशन बिटवीन द between these another processes of the another podocyte। तो आप देखोगे यहां पर इन दो प्रोसेसेस के बीच में ना ये स्पेसेस बन रही हैं, कुछ स्लिट्स जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो ये जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को हम बुलाते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। या इन्हें हम स्लिट पोर्स भी बुलाते हैं। तो अगेन आपको ये जो स्पेसेस अवेलेबल मिल रही हैं, इनके अक्रॉस सब्सटेंस जो हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, लीक आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो आपको फिल्ट्रेशन स्लिट्स देखने को मिल रही हैं ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमन्स कैप्सूल, दे आर गोइंग टू हेल्प इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब अगर ये हेल्प कर रही हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दीजिए, isn't it? चलिए, then we move on to option C, which says the diameter of the efferent arteriole is larger than the afferent arteriole। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? efferent arteriole का जो डायमीटर है वो बताया जा रहा है लार्जर है than the afferent arteriole। नो ना, यही वो स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। और ऑब्वियसली देखो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ये फीचर ही गलत होने की वजह से ये ऑब्वियसली हेल्प नहीं करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। देखो आपको पता है बोमन्स कैप्सूल
कि अक्रॉस जो दो ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगी, तो यहां पर से आ रही है आपकी एफरेंट आर्टीरियोल और ये ब्रांच कर रही है टू फॉर्म ग्लोमेरुलस, ठीक है, एंड ये फर्दर रीजॉइन कर रही हैं टू फॉर्म एफरेंट आर्टीरियोल। तो यहां देखने को क्या मिल रहा है, जो एफरेंट आर्टीरियोल थी उसका डायमीटर ज्यादा है, वाइल जो एफरेंट आर्टीरियोल है इसका डायमीटर कम है। अब भाई देखो यहां पर जो डिफरेंस देखने को मिला ना डायमीटर में अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द ग्लोमेरुलस, वही रीजन बनता है फॉर दी ट्रिमेंडस प्रेशर जनरेटेड एट दिस ग्लोमेरुलस। तो देखो अगर अभी तक जो ब्लड यहां से आ रहा था उसके पास इनफ स्पेस था टू फ्लो, बट एज इन जब वो इफरेंट आर्टीरियोल की तरफ मूव करेगा फ्रॉम द ग्लोमेरुलस उसके पास स्पेस कम अवेलेबल होगी। तो मतलब यहां पर एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा ना इन द इफरेंट आर्टीरियोल टू द फ्लो ऑफ ब्लड। इसकी वजह से इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आपको प्रेशर जनरेटेड नजर आएगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस। Isn't it or not? बट इमेजिन कीजिए जैसा कि इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि मान लीजिए इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा होता दैन दी एफरेंट आर्टीरियोल, तो इसका मतलब क्या होता, यहां पर कोई प्रेशर ही जनरेट नहीं होता, बिकॉज यहां पर इफरेंट आर्टीरियोल में इनफ स्पेस होती फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड, और अगर कोई भी प्रेशर ही जनरेट नहीं होता तो फिल्ट्रेशन कैसे हो पाती, isn't it? तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट या फैक्टर दे रखा है, दिस इज एनीवेज नॉट गोइंग टू हेल्प इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब यही वो पर्टिकुलर फैक्टर है जो कि हमें फाइंड करना था। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी इन दिस केस। वाइल अगर हम ऑप्शन डी भी देख लें तो इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी बोल रहे हैं दी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। परफेक्टली करेक्ट। ये जो आपको आपकी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं ये ज़्यादा एक्सपैंडेड है ना, मल्टीपल टफ्ट में आपको नजर आ रही हैं, तो ये आपको ऐसे टफ्ट में अगर नजर आती हैं इसका मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ सरफेस एरिया, और इसकी वजह से ही यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फिल्टर हो पाता है। ओके, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी हेल्प कर रही थी इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी हमें एलिमिनेट करना पड़ता। सो द ऑप्शन विच इज करेक्ट फाइनली वुड बी ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर प्रॉब्लम नंबर 9 एंड द क्वेश्चन सेज अ डिक्रीज इन द जीएफआर स्टिमुलेट्स जेजी सेल्स टू रिलीज। तो बच्चों अगर आपका जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज कर जाए तो आपके जेजी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन सेकंड, ऑप्शन सी एल्डोस्टेरोन, या ऑप्शन डी द रेनिन। तो बच्चों यू नो वेरी वेल जेजी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ रेनिन। जब भी जीएफआर की वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उसको रीस्टोर करने के लिए दिस रेनिन इज गोइंग टू बी दैट एंजाइम जो कि कौन सिक्रीट करेगा, द जेजी सेल्स ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। सो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी रेनिन होना चाहिए। वाइल अगर आप देखो कि एल्डोस्टेरॉन, तो एल्डोस्टेरॉन आपके जेजी सेल सिक्रीट नहीं करते हैं, दे आर सिक्रीटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। वाइल एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिनोजन बेसिकली जो इसका इनएक्टिव फॉर्म है वो आपके लीवर सिक्रीट करते हैं एज अ प्लाज्मा प्रोटीन। वाइल एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर यू नो वेरी वेल, ये आपके एट्रिया की वॉल्स रिलीज करती है, ना कि जेजी सेल्स। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग होते। द ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन डी रेनिन। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज नॉट ट्रू। रिमेंबर हमसे बोला जा रहा है टू फाइंड दैट स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट को फाइंड करना है रिगार्डिंग सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम रीड करते हैं, विल ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सी है वो फॉल्स स्टेटमेंट जो हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन ए सेज ग्लूकोज, amino acids and the sodium ions are reabsorbed actively during selective reabsorption। क्या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, वेरी ट्रू। यू नो वेरी वेल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और जो सोडियम आयंस हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन आपको पीसीटी में देखने को मिलता है, एंड दैट टू एक्टिवली। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब वी हैव टू एलिमिनेट दिस वन बिकॉज ये तो ट्रू निकली। चलिए देन वी मूव ऑन टू ऑप्शन बी विच सेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट इज पैसिव। तो नाइट्रोजनस वेस्ट का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो एक पैसिव प्रोसेस है। परफेक्टली करेक्ट। जैसे कि यूरिया का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है बैक इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, वो एक पैसिव प्रोसेस है, उसमें कोई एनर्जी स्पेंड नहीं की जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होने की वजह से एलिमिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इज एक्टिव। तो नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट्स में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए बताइए। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चों। देखो इनिशियल सेगमेंट ऑफ
जो नेफ्रॉन है बेसिकली जहां पर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, वी कॉल इट द पीसीटी, है ना। तो यहाँ पर लेट अस इमेजिन कि ये मैंने एक पीसीटी ड्रॉ कर लेना है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेजिन ये आपका बोमन्स कैप्सूल है एंड ये एक्सटेंड कर रहा है इनटू दिस PCT. See, I am drawing just a schematic representation, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता, you know very well। और इमेजिन करते हैं कि इफरेंट आर्टीरियोल की ब्रांचिंग से बनने वाली पेरिटिबुलर कैपिलरीज भी ऐसे ही मूव कर रही हैं। तो इट इज गोइंग जस्ट पैरेलल टू दिस PCT। तो ये क्या है आपकी, इमेजिन दिस इज योर पेरिटिबुलर कैपिलरी एंड ये क्या है हमारा, द PCT। अब PCT में आपको एक चीज पता थी बच्चों, जो भी फिल्ट्रेट यहां आ रहा है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसमें प्रेजेंट सोडियम आयंस जो हैं वो रीअब्सॉर्ब बैक कर लिए जाते हैं बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ योर PCT, और वो वापस सिक्रीट कर दिए जाते हैं इनटू दीज पेरिटिबुलर कैपिलरी, इजंट इट। तो सोडियम आयंस अगर आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बाहर जाते जाएंगे, इसका मतलब आपका सल्यूट का आउटवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है ना। अगर सल्यूट बाहर जाता जाएगा, इसका मतलब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ PCT में प्रेजेंट है वो और ज्यादा हाइपोटोनिक होता जाएगा, और ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा। तो ऐसे में आपको पता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस बता करना, यू नो वेरी वेल, जो वाटर है वो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक रीजन की तरफ मूव करता है। तो देखो क्या होने वाला है, देखो सोडियम आयन यहाँ से बाहर जा रहे हैं ओवर हियर, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट होगी और यहाँ पर हाइपरटोनिक। तो इसीलिए वाटर जो है और जो सोडियम का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा ना, दैट इज एक्टिव, रिमेंबर दिस थिंग। तो इसके पीछे पीछे जो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, दे विल जस्ट मूव डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब वो अपने हाइपोटोनिक रीजन से हाइपरटोनिक रीजन की तरफ मूव करेंगे, दैट टू पैसिवली। तो ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी पैसिव, बट ये वाला जो होगा बच्चों सोडियम आयन का, दिस इज गोइंग टू बी एक्टिव वन। तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्टिव। तो सोडियम आयन का मूवमेंट एक्टिव है, बट फॉलोइंग सोडियम आयन जो वाटर मूव करेंगे दे आर गोइंग टू बी पैसिव, मतलब कोई एनर्जी स्पेंड नहीं होगी। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज अगेंस्ट और कॉन्ट्राडिक्टिंग दिस सी स्टेटमेंट। मतलब क्या हो रहा है, आपका जो सी स्टेटमेंट है यही वो स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, जो कि ट्रू नहीं है व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। दैट मींस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा बच्चों, ठीक है। वाइल अगर हम ऑप्शन डी भी रीड कर लें जस्ट टू वेरीफाई अवर आंसर, तो देखिए बोला जा रहा है वाटर एंड सोडियम आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन है इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स इज कंडीशनल। डिस्टल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल का जो डिस्टल पार्ट है दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है दैट इज कंडीशनल। कंडीशनल तो है ना, आपको पता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन DCT में अंडर द इफेक्ट ऑफ ADH हार्मोन ही होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, जो कि कौन सिक्रीट करता था, द एड्रीनल कॉर्टेक्स। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट थी, ट्रू थी, मतलब इसको भी हमें एलिमिनेट ही करना पड़ता। सो फाइनली जो आंसर करेक्ट है हमारा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी इन दिस केस। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन इज प्रॉब्लम नंबर 11। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों दी हुई इन स्टेटमेंट में से वी हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। आइए देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप इज इम्परमिएबल टू आयंस। तो क्या जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप है वो इम्परमिएबल होती है टू द आयंस? तो जल्दी से हम यहाँ पर ना बना भी लेते हैं हेनलेस लूप। सो दिस इज अवर लेट्स से दी हेनलेस लूप, ठीक है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है, राइट, और ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर हम सारी चीजें मेंशन कर ही लेते हैं। जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है दिस इज वेरी वेल परमिएबल टू वाटर, तो इसके थ्रू वाटर जो है वो मूव कर सकता है। एंड जो असेंडिंग लिम्ब है दिस इज परमिएबल टू आयंस, या फिर आप कह सकते हो सल्यूट्स, ठीक है। तो आयंस ही लिख देता हूं, या सिंपली आप सल्यूट्स भी कह सकते हो, इवन इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। वाइल जो अदर सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो लिम्ब है ना डिसेंडिंग लिम्ब, ये वाटर के लिए परमिएबल है बट इट इज इम्परमिएबल टू सल्यूट्स। तो ये सल्यूट के लिए तो इम्परमिएबल है, या फिर आयंस के लिए इम्परमिएबल है, ठीक है। वाइल अच्छा एक सल्यूट ऐसा है जिसके लिए ये इम्परमिएबल नहीं है, विच इज दैट वन, दैट इज यूरिया, रिमेंबर, ठीक है। वाइल यहां पर आपने देखा ये आयंस और सल्यूट के लिए परमिएबल था असेंडिंग लिम्ब, बट इट इज इम्परमिएबल टू वाटर।
तो वाटर के लिए ये इम्परमिएबल है, वाटर कैन नॉट मूव अक्रॉस इट, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, इट इज सेइंग असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप इज इम्परमिएबल टू आयंस। तो असेंडिंग लिम्ब तो परमिएबल थी ना फॉर आयंस, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट, एलिमिनेटेड, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप इज परमिएबल टू आयंस। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है हेनलेस लूप की, ये वाली, इट इज परमिएबल टू आयंस। इज दैट ट्रू? मैंने आपको बोला सल्यूट या आयंस के लिए ये इम्परमिएबल है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, देन वी हैव ऑप्शन सी व्हिच सेज असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप इज परमिएबल टू आयंस। असेंडिंग लिम्ब ये वाला, इट इज परमिएबल टू आयंस, यस इट इज परफेक्टली करेक्ट। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज गोइंग टू बी द वन व्हिच इज करेक्ट, ठीक है। व्हाइल ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप इज इम्परमिएबल टू वाटर, व्हिच इज रॉन्ग। यू नो वेरी वेल, जो डिसेंडिंग लिम्ब है ऑफ द हेनलेस लूप इट इज वेरी वेल परमिएबल टू वाटर। सो यहां बोला जा रहा है इम्परमिएबल, हेंस इट इज इनकरेक्ट। सो द ऑप्शन व्हिच इज इवेंचुअली करेक्ट वुड बी your option C in this case. तो आइए बच्चों बढ़ते हैं towards problem number 12 that says which among the following does not play एनी रोल इन कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन। तो इनमें से दिए हुए कौन सा वो फैक्टर है जो कि यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर ऑप्शन जिसका कोई रोल नहीं है बच्चों, ओके, यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन में। वील ट्राई टू फिगर इट आउट। आइए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है दैट सेज द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो बच्चों याद है मैंने आपको बताया था जब मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपरटोनिक या फिर हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखनी होती है, और उस हाइपरटोनिक कंडीशन को मेंटेन करके रखते हैं सल्यूट्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। तो इसका मतलब अगर ये दोनों सल्यूट्स प्रेजेंट है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, दैट मींस दे आर गोइंग टू हेल्प इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकता बिकॉज इनका तो कोई रोल है ना टू प्ले। इसका मतलब दिस ऑप्शन वुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज वी हैव टू फाइंड दैट वन विच डज नॉट प्ले एनी रोल, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन बी पर। दैट सेज एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? पहली चीज तो ये बताइए। नो, यू रिमेंबर आपको बोला जा रहा है कि एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट देखने को मिलता है अक्रॉस द कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या हमें कोई ऑस्मोटिक ग्रेडियंट देखने को मिलता है? नहीं ना। यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था मेडुलरी इंटरस्टिशियम में अगर आप देखोगे फ्रॉम आउटर मेड्यूला टू इनर मेड्यूला आपको एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट देखने को मिलता है जो कि बढ़ता जा रहा है टुवर्ड्स द इनर मेड्युलरी रीजन, राइट। तो वो रोल प्ले करता था। अगर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम वर्ड इस्तेमाल होता है यहाँ पर, दैट मीन्स उसका रोल डेफिनेटली होता इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल टुगेदर रॉन्ग इटसेल्फ। तो अगर ये रॉन्ग है इसका मतलब इसका कोई रोल होने ही नहीं वाला है इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर करेक्ट मानेंगे, दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट मानेंगे इंस्टेड, ठीक है। वाइल जस्ट फॉर आवर वेरिफिकेशन हम ऑप्शन सी एंड डी को भी स्टडी कर लेते हैं। इट सेज exchange of sodium chloride present in the ascending limb of the Henle's loop with the descending limb of the vasa recta। तो बच्चों यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में पहली चीज आपको पता है आपके हेनलेस लूप और वासा रेक्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, isn't it? और यहाँ पर बोला जा रहा है जो सोडियम क्लोराइड है वो बेसिकली आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप से बाहर आता है और वो एक्सचेंज हो जाता है विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा, सच दैट जो सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में मेंटेन रहे। एंड दिस इज अ सिंपल मैकेनिज्म जो हम पढ़ भी चुके हैं ना एज काउंटर करंट मैकेनिज्म, जहां पर हमने काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर दोनों को स्टडी किया था। तो इसका मतलब जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपरटोनिक कंडीशन मेंटेन रखनी है उसके लिए आपके जो हेनलेस लूप है और वासा रेक्टा उनके बीच में एक्सचेंज होता रहता है ऑफ द सल्यूट्स। तो अगर हम उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, लेट मी ट्राई टू शो दैट टू यू। ओके, तो बच्चों लेट अस ट्राई टू सी। यहां पर आपको पता है जो आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप है दिस इज वेरी वेल परमिएबल टू आयंस। तो यानी कि यहां पर आयंस वुड कम आउट। तो इंटरस्टिशियम में लेट अस इमेजिन कि यहां पर सोडियम आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट जो ब्लड डिसेंडिंग लिम्ब से आ रहा है ऑफ द वासा रेक्टा, तो दिस इज द ब्लड विच इज कमिंग ओवर हियर, उसमें आपको इतने ज्यादा सोडियम आयन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब, और आपको पता है वासा रेक्टा की जो वॉल्स हैं दे आर फ्रीली परमिएबल, क्योंकि वो एक कैपिलरी है ना, तो वो फ्रीली परमिएबल है और जो भी सब्सटेंस बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा वो बाहर से अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब सोडियम आयन जो बाहर आए थे फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप वुड बी poured back
into this descending limb of the vasa recta, जो कि मूव कर रही है डाउनवर्ड्स। अब आपको पता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो ग्रेडियंट है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब हाइपर ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। एंड जैसे ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों, दैट मीन्स द ब्लड जो कि यहाँ से बाहर जा रहा है। अब देखो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अगेन हाइपरटोनिक कंडीशन कम होती जाएगी, बिकॉज यू रिमेंबर ना हमने वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की हुई थी। लेट अस ट्राई टू रिकॉल दैट, उसको भी लिख लेता हूँ। तो इमेजिन कि यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, दिस इज 300, 600, 900 एंड लेट्स से दिस इज 1200 लेवल, ठीक है। ये सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन मिली ऑस्मोल पर लीटर में है। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऑस्मोलैरिटी अब घटती जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ हाइपोटोनिक कंडीशन है। हाइपोटोनिक कंडीशन आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में है बच्चों, ये स्पेस में, ओके, नॉट इनसाइड द ब्लड वेसल। तो ये स्पेस में अगर हाइपोटोनिक कंडीशन है ऊपर की तरफ, मतलब वाटर ज्यादा है, सल्यूट कम है। इसका मतलब जो सोडियम आयंस यहाँ आ रहे थे दे आर गोइंग टू कम आउट अगेन इनटू द इंटरस्टिशियम। तो सोडियम आयंस वुड बी अगेन रिलीज्ड आउट, क्योंकि ऊपर जाते जाते हाइपोटोनिक कंडीशन है, दैट मीन्स लेस ऑफ सल्यूट वुड बी प्रेजेंट आउटसाइड इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसलिए सोडियम आयंस वुड बी मूविंग आउट टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। तो इस तरीके से ये जो एक्सचेंज है दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, बाय मेंटेनिंग हाइपरटोनिक कंडीशन ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और वो क्यों? बाय रिटर्निंग बैक द सोडियम आयंस बैक इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी देख लेते हैं, ये भी कंसिडर कर लेते हैं। ऑप्शन डी सेज काउंटर फ्लो ऑफ द फ्लूइड्स इन द हेनलेस लूप एंड द वासा रेक्टा। ऑब्वियसली इनका भी रोल है ना, हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म ही पढ़ा है, हमें पता है हेनलेस लूप की दोनों लिम्स में फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। और सिमिलरली आपको वासा रेक्टा में भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर और ये ऊपर, है ना। तो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो दोनों ही लिम्स में जो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन का फ्लो है दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दैट मीन्स इसका भी रोल है, मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेटेड और सी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेटेड था। द ऑप्शन विच इज फाइनली करेक्ट वुड बी आवर ऑप्शन बी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 विच सेज विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिलीज होने वाला है बच्चों, ओके। ऑप्शन आर ऑप्शन ए वासोप्रेसिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ऑप्शन डी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो बच्चों याद कीजिए कौन सा है वो पर्टिकुलर फैक्टर जो कि रिलीज होगा, दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। आई होप यू रिमेंबर ANF, जो कि रिलीज होता था जब बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम की कंडीशन मेंटेन हो, तो उसको लोअर करने के लिए आपका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता था। और कहाँ से रिलीज होता था? फ्रॉम द वॉल्स ऑफ योर एट्रिया। तो जो एट्रियल वॉल्स हैं वो क्या करेंगी? दे आर गोइंग टू रिलीज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि एक वासोडायलेटर है। सो ये एक वासोडायलेटर है, मतलब ये आपकी ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड कर देगा, जिसकी वजह से देयर इज गोइंग टू बी इनफ स्पेस फॉर द ब्लड टू फ्लो। तो जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था ना वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। वाइल अगर आप कंफ्यूज हो विथ वासोप्रेसिन, और आपको पता है वासोप्रेसिन का ही दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, दे आर सेम, और इवन रेनिन, ये ये दोनों जो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं दे आर रिलीज जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम कम होता है, उसको ये रिस्टोर करते हैं बाय एलिवेटिंग इट। बट हमसे बोला गया था हाई ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है और उसके रिस्पॉन्स में हम उसको डिक्लाइन करना है, फॉर दैट पर्पस ANF वुड बी रिलीज्ड, ओके। हेंस ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 14 which says presence of which among the following pairs of substances in the urine is indicative of diabetes mellitus। तो diabetes mellitus की कंडीशन में आपको इनमें से कौन से पेयर ऑफ सब्सटेंसेस उस पर्सन की यूरिन में देखने को मिलेंगे? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यूरिया एंड ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज, ऑप्शन सी कीटोन बॉडीज एंड यूरिया, या ऑप्शन डी RBCs एंड ग्लूकोज। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जो एक डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन है उसकी इंडिकेटिव जो कंडीशन सी हम उनको बुलाते थे कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। तो कीटोन यूरिया यानी कि द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, एंड ग्लाइकोसूरिया मतलब द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। तो मतलब ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज की जो प्रेजेंस है वो इंडिकेट करती हैं दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस। हेंस ऑप्शन बी इन दिस केस वुड बी करेक्ट। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 15 व्हिच सेज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1
विथ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो कॉलम 1 और कॉलम सेकंड के आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करके करेक्ट आंसर को फाइंड करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। चलिए, कॉलम 1 में जो पहला आइटम है दैट इज कीटोन्यूरिया, एंड कीटोन्यूरिया आप जानते ही हो ये इंडिकेटिव था डायबिटीज मेलिटस का, और ये कैसे कैरेक्टराइज होता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। मतलब यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज देखने को मिलेगी यूरिन में, हेंस आपका ए वाला जो आइटम है इट इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ वन। तो ए फोर्थ से कहाँ मैच हो रहा है, ऑप्शन बी और डी में। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका यहीं पर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चलिए देन वी हैव इज यूरीमिया। यूरीमिया, ईमिया वर्ड ब्लड से रिलेटेड है, यूरी वर्ड इज फॉर यूरिया। अगर ब्लड में यूरिया की प्रेजेंस हो देन वी कॉल इट यूरीमिया। इसका मतलब यहां पर देखिए ये फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो बी इज मैचिंग विद द फर्स्ट वन। तो बी फर्स्ट से कहां मैच कर रहा है, ऑब्वियसली अगेन इन बी एंड डी दोनों में ही। ओके, टिल नाउ वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। लेट अस सी द सी वन नाउ। तो सी वाले में बोला जा रहा है रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई बता रहा है कि यहाँ पर आपको पता है किडनी स्टोन्स की कंडीशन है, जहां पर आपको कुछ मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं विद इन द किडनी। तो ऐसे में ये वाली जो कंडीशन है दिस इज गोइंग टू बी कैरेक्टराइज्ड ओवर हियर। तो सी वाला सेकंड से मैच हो रहा है, सी सेकंड से कहाँ मैच हो रहा है बच्चों, इन ऑप्शन डी, ना कि बी। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा एंड फाइनली हमारा आंसर डी करेक्ट होगा। ठीक है, वाइल जो लास्ट वाला है दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के जब ग्लोमेरुलाई इन्फ्लेमेशन शो करते हैं वी कॉल दिस कंडीशन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हेंस आपका जो करेक्ट आंसर होगा इन दिस केस वुड बी ऑप्शन डी। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 16 दैट सेज डायलाइजिंग फ्लूइड कंटेन्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट। तो डायलाइजिंग फ्लूइड या डायलाइजेट जैसे हम बुलाते हैं, जो कि इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, राइट। तो बच्चों इस पर्टिकुलर फ्लूइड का कॉम्पोजिशन आपके प्लाज्मा से ऑलमोस्ट सेम होता है, एक्सेप्ट उसमें एक चीज एब्सेंट होती है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। कौन सी है वो चीज, आइए देखते हैं। ऑप्शन आर ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्शन बी नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो कौन सा है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कि आपको एब्सेंट नजर आएगा इन दी डायलाइजिंग फ्लूइड, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट। याद है, नाइट्रोजनस वेस्ट अगर प्रेजेंट नहीं होगा तभी तो वो आपके ब्लड से डिफ्यूज होकर बाहर आ जाएगा फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। बिकॉज आपको पता है जो ब्लड प्योरीफाई होने वाला है और डायलाइजिंग फ्लूइड उनके बीच में सेलोफिन ट्यूब आपको देखने को मिलता है। दैट मीन्स सेलोफिन मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है जो कि सेमी परमिएबल है, इसीलिए जो यूरिया है या नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो आपके ब्लड से आसानी से बाहर आ जाते हैं, बिकॉज बाहर के जो डायलाइजिंग फ्लूइड की कंडीशन है वहां पर कोई भी यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। मतलब वो अपने रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं एंड सच दैट वो आपके ब्लड को इस तरीके से क्लियर कर देते हैं ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। इसका मतलब ऑप्शन बी इन दिस केस वुड बी करेक्ट। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 17 व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इंडिकेट द कॉम्पोजिशन ऑफ सीबम। तो सीबम का आपको करेक्ट कॉम्पोजिशन फाइंड करना है बच्चों। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वाटर, वैक्सेस एंड यूरिया। देखो बच्चों ये एक ऑयली सिक्रीशन है, तो यहाँ पर आपको वाटर देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकता। देन अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो अगेन यहाँ पर वाटर मेंशन है, जो कि अगेन क्योंकि ये वाटरी सिक्रीशन नहीं है, ये एक ऑयली सिक्रीशन है, इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, देन वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन सी में अगेन बिलीरुबिन, विटामिन्स एंड वाटर देखो अगेन मेंशन है। अगर वाटर प्रेजेंट है मतलब ये भी सीबम का कॉम्पोजिशन नहीं हो सकता। दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन डी, जो कि है वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स एंड स्टेरॉल्स। दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है बच्चों। सो ऑप्शन डी इन दिस केस वुड बी करेक्ट। तो बच्चों आइए बिगिन करते हैं विद प्रॉब्लम नंबर 18 दैट सेज द juxtaglomerular apparatus is formed by cellular modifications seen at the point of contact of। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है कि किन दो स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में सेल्यूलर मॉडिफिकेशंस होने की वजह से आपको juxtaglomerular apparatus फॉर्म होता हुआ नजर आता है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए Bowman's capsule and the glomerulus, ऑप्शन बी एफरेंट आर्टीरियोल एंड द पीसीटी, ऑप्शन सी डीसीटी एंड एफरेंट आर्टीरियोल, या ऑप्शन डी एफरेंट आर्टीरियोल एंड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो आपको याद ही होगा juxtaglomerular apparatus जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन ये एक सेंसिटिव आप कह सकते हो एक स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन है जो कि डिटेक्ट कर सकता है द फॉल इन दी GFR, तो उसको वापस से ही रिस्टोर भी कर सकता है। तो ये कहाँ फॉर्म होता है बच्चों, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द डीसीटी एंड द एफरेंट आर्टीरियोल। याद है आपको ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता था, तो मैं आपको यहाँ पर रफली उसको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। देखिए आपको देखने को मिल रहा है, लेट्स से दिस इज अवर Bowman's कैप्सूल,
ठीक है। और बोमन्स कैप्सूल के अंदर यहां पर आप देख रहे हो आ रही है आपकी एफरेंट आर्टीरियोल, राइट। ये एफरेंट आर्टीरियोल फॉर्म करेगी द ग्लोमेरुलस ओवर हियर, है ना, और यहां पर ये इफरेंट आर्टीरियोल है। तो देखो आपको पता है ये एक आर्टीरियोल है, इसका मतलब इसकी अंदर वाली जो लाइनिंग होगी उसमें आपको एंडोथेलियम की लेयर देखने को मिलेगी ना बच्चों, यहां पर समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। और एंडोथेलियम के बाहर आपको एक स्मूथ मसल की लेयर भी देखने को मिलती है। तो जो स्मूथ लेयर के मसल है ना बच्चों, उसको मैं यहां पर से ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर देता हूं। तो यहाँ पर ये जो स्मूथ मसल की लेयर होती है ये एक्चुअली मॉडिफाई हो जाती है टू फॉर्म सम स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड दी जेजी सेल्स। तो यहाँ पर ये जेजी सेल्स आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे एट द लेवल ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल। अब इसी पॉइंट पे क्या होता है, एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कैसे फॉर्म होता है, जब डीसीटी भी आपको देखने को मिलेगा। तो इमेजिन यहाँ पर मैंने डीसीटी ड्रॉ करना है, तो ये डीसीटी लेट्स सपोज आ रहा है, ओके। तो ये डीसीटी अगर यहाँ पर आ रहा है तो आप देखोगे जिस पॉइंट पे आपका डीसीटी जो है वो बहुत क्लोज है टू दी एफरेंट आर्टीरियोल, उनके कॉन्टैक्ट वाले रीजन में आपको कुछ कॉलमनार सेल्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही डेंसली अरेंज्ड होंगे ऐसे। और बाकी के जितने भी डीसीटी के सेल्स हैं दे आर गोइंग टू बी ऑल क्यूबॉइडल। तो ये सभी के सभी रिमेनिंग जो सेल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी ऑल क्यूबॉइडल। बस सिर्फ वो वाले सेल्स मॉडिफाई हो जाएंगे जो कि कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं विद दी स्मूथ मसल्स और मॉडिफाइड सेल्स ऑफ दी स्मूथ मसल्स कॉल्ड दी जेजी सेल्स। तो यहाँ पर मेंशनिंग कर लेते हैं उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स की। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है दे आर जेजी सेल्स, जो कि क्या है, दे आर मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स हैं ऑफ दी एफरेंट आर्टीरियोल। वाइल ये वाले जो मॉडिफाइड सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं दे आर कॉल्ड मैक्यूला डेंसा, ओके। तो बच्चों पहली चीज तो ये जो जेजी सेल्स हैं दे आर बैरो रिसेप्टर्स। इनके पास ना ये डिक्रीज इन प्रेशर या फिर प्रेशर में हो रहे चेंजेस को ये परसीव कर सकते हैं। सिमिलरली जो मैक्यूला डेंसा के सेल्स हैं दे आर कीमोसेंसिटिव, मतलब ये केमिकल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें हो रहे चेंज को भी परसीव कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये जो स्पेशल सेंसिटिव रीजन देखने को मिल रहा है ना, ये जो जंक्शन पे बनने वाला जो एपरेटस देखने को मिल रहा है दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में आपको जेजी सेल्स देखने को मिलेंगे जो कि रेनिन एंजाइम सेक्रीट करते हैं, राइट। एंड आपको यहाँ पर मैक्यूला डेंसा देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके डीसीटी का पार्ट है। सो दिस इज अवर डीसीटी। और ये क्या था आपका, दिस वाज योर एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, ओके। सो एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सेल्यूलर मॉडिफिकेशन से बनता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, हेंस ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 19 दैट सेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें फाइंड करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन सेज जेजी सेल्स और द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज रेनिन इन रिस्पॉन्स टू द लो ब्लड प्रेशर। तो बच्चों जो जेजी सेल्स हैं दे रिलीज रेनिन जब भी ब्लड प्रेशर लो होगा टू एलिवेटेड। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस, परफेक्टली करेक्ट। यू रिमेंबर ये स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको पता है ना, जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा तो जेजी सेल्स बीइंग योर बेरो सेंसिटिव मींस वो प्रेशर सेंसिटिव हैं, तो वो हो रहे प्रेशर चेंजेस को भी क्या कर लेंगे, ऑब्वियसली परसीव कर लेते हैं और इसके रिस्पॉन्स में रेनिन नाम का ये एंजाइम रिलीज करते हैं टू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू आप देखते हो कैसे आपके ब्लड प्रेशर को वापस से एलिवेट करवाता है, ओके। देन वी हैव द सेकंड स्टेटमेंट दैट सेज एंजियोटेंसिन सेकंड इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। परफेक्टली करेक्ट, ये भी परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज आपको पता है एंजियोटेंसिन सेकंड एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो कि ब्लड वेसल्स की नैरोइंग करवाता है और ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता है। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से वी विल हैव टू अगेन एलिमिनेट दिस वन, ओके। देन वी हैव ऑप्शन सी व्हिच सेज एंजियोटेंसिन 1 स्टिमुलेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। तो बच्चों यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो एंजियोटेंसिन 1 है वो जाके आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है?
नो, यू नो वेरी वेल, एंजियोटेंसिन 1 अभी भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। उसकी फुल्ली एक्टिवेशन के लिए इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 जो कि करवाता है आपका ACE एंजाइम जो कि लंग्स में प्रेजेंट है, इजंट इट? तो देखो एंजियोटेंसिन 1 नहीं बल्कि एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करता था आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को ताकि वो रिलीज कर सके एल्डोस्टेरॉन। मतलब ये है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जिसे हमें फाइंड करना था। हेंस ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट इन दिस केस। वाइल अगर हम ऑप्शन डी भी देख लें तो बोला जा रहा है एल्डोस्टेरॉन इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। परफेक्टली करेक्ट, बिकॉज यू नो एल्डोस्टेरॉन जो कि आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है वो सोडियम की कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है इन द DCT। और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन वो क्या करेगा? ऑब्वियसली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन के पीछे पीछे क्या आने वाला है? पैसिवली वाटर मॉलिक्यूल्स भी अंदर आएंगे। तो उसकी वजह से सिंस ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपके ब्लड का, इसका मतलब वो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब इसको भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा फाइनली जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी इन दिस केस। तो बच्चों अब हम फाइनली पहुंच गए हैं टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन एंड द प्रॉब्लम नंबर 20 सेज द ब्लड वेसल व्हिच कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया इज। तो यूरिया का सबसे लीस्ट अमाउंट आपको इनमें से किस ब्लड वेसल में देखने को मिलेगा? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रीनल वेन, ऑप्शन बी हेपेटिक वेन, ऑप्शन सी हेपेटिक पोर्टल वेन या ऑप्शन डी द रीनल आर्टरी। तो बच्चों आपको मैंने इसका आंसर मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में बताया हुआ है। मैंने आपको बताया भी था जो मैक्सिमम यूरिया कैरी करती है वो कौन सी ब्लड वेसल है और जब सबसे मिनिमम करती है वो कौन सी है। तो देखो यूरिया कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके ब्लड में, ओके। और मैक्सिमम जो यूरिया का रिमूवल होता है वो किडनीज में होता है। तो मतलब जो भी ब्लड किडनी से बाहर निकलेगा उसमें से मैक्सिमम यूरिया जो है वो रिलीज आउट हो चुका होगा इनटू द यूरिन। मतलब जो ब्लड वेसल किडनी को लीव करेगी उसी के पास सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होगा एंड दैट ब्लड वेसल इज व्हाट? इट इज रीनल वेन, नॉट रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी तो ब्लड को लेकर आती है टुवर्ड्स किडनी, बल्कि जो बाहर लेकर जाती है ब्लड को फ्रॉम द किडनी वुड बी योर रीनल वेन। हेंस रीनल वेन वो ब्लड वेसल है जिसके पास मिनिमम यूरिया होगा। और मैक्सिमम किसके पास था? ऑब्वियसली आपके हेपेटिक वेन के पास। देखो जो ब्लड वेसल लीवर को लीव कर रही है, हाउ? सी मैंने आपको बोला था जो यूरिया का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? लीवर में। तो इसका मतलब लीवर से जो ब्लड वेसल बाहर निकलेगी वो उस यूरिया को अपने ब्लड में कैरी करके लेकर जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वही वो ब्लड वेसल होगी जिसके पास मैक्सिमम यूरिया होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी हेपेटिक वेन। फाइन। तो हेपेटिक वेन के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया है और मिनिमम रीनल वेन के पास। हेंस ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन बेस्ड ऑन दी मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस किए आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे एंड मुझे अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।